इस वक्त देश की राजनीति का पूरा फोकस जो है ना वो बिहार पर है, क्योंकि इस साल का आखिरी चुनाव है। नरेंद्र मोदी की टीम ने धुआंधार प्रचार शुरू कर रखा है। बिहार में अमित शाह, जेपी नड्डा सब उतर गए बॉस। मोदी खुद कल बिहार में चुनावी रैलियों का आगाज करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ही आज नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बैठे बैठे लालू यादव का ऐसा चैप्टर खोल दिया कि इंडी वाले अलबला गए, कसमें खाने लगे भाई। ये सब क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ, ये आज आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि इधर पीएम मोदी ने लालू का चैप्टर खोला, उधर राहुल गांधी के साथ बिहार में खेला हो गया। चुनाव से पहले तक बिहार में राहुल गांधी खूब एक्टिव थे, इधर उधर पूरा घूम रहे थे, लेकिन चुनाव आते राहुल जी गायब हैं। यहां तक कि इंडी वालों ने खुद राहुल गांधी को बिहार से साइड कर दिया गया। लगता है पता नहीं जरूरत है नहीं है क्या है। राहुल गांधी चुनाव के पहले तक तेजस्वी यादव के साथ बाइक पे घूम रहे थे, देख रहे हैं ना फोटो, दोनों साथ है, बाइक में चल रहे थे अगल बगल। अब तेजस्वी यादव तो पोस्टर में भी राहुल गांधी को जगह देने को तैयार नहीं है भाई। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच क्या कोई टेंशन चल रही है? तेजस्वी को सीएम फेस बनाने की बात तक राहुल गांधी नहीं कर रहे थे, अब लास्ट में जाकर तेजस्वी को सीएम फेस बनाया गया, और वो भी तब जब राजस्थान से उन अशोक गहलोत को भेजा गया, जो अशोक गहलोत राहुल गांधी की टीम के नहीं, सोनिया गांधी की टीम के माने जाते हैं। मतलब एकदम तेजस्वी राहुल के बीच मामला गड़बड़ा गया, ऐसा लग रहा है। इंडी गठबंधन के अंदर कुछ तो बड़ा खेला चल रहा है बॉस, जिसकी वजह से लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या तेजस्वी से राहुल गांधी को कोई परेशानी है, या तेजस्वी के सामने राहुल ने सरेंडर कर दिया है? क्या तेजस्वी को मजबूरी में सीएम फेस बनाया गया है? क्या राहुल की यात्रा से भी कांग्रेस कॉन्फिडेंट नहीं है? बिहार चुनाव को लेकर इस गजब हलचल की एक एक बात आज आपको बताऊंगा। इनसाइड स्टोरी बताऊंगा कि इंडी गठबंधन में सीएम फेस को लेकर बवाल क्यों मचा है। ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके लिए लाया हूं कि पब्लिक क्या बोल रही है बिहार में ग्राउंड पर। यह भी दिखाऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने लालू यादव का यहां दिल्ली में बैठे बैठे कौन सा चैप्टर खोल दिया आज कि बड़ा बवाल हो रहा है। लेकिन पहले एक झलक देखिए। अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। आपके पिताजी को 32 साल की सजा हो चुकी। मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। टाइम टेस्टेड मॉडल बहुत क्लियर है। होटल लो, जमीन दो, नौकरी लो, जमीन दो। बिहार चुनाव में सबसे बड़ा धमाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कल पीएम मोदी की बिहार में 2 बड़ी रैलियां होने वाली हैं, लेकिन इससे पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में बैठे लालू यादव का चैप्टर खोल दिया। पीएम मोदी ने आज बिहार के यूथ कार्यकर्ताओं से बात करते हुए ऐसा कुछ कहा कि कसमें बिहार में खाने लगे तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के लोग। बिहार में जो जंगल राज चला था उसे लोग 100 साल तक नहीं भूलेंगे। यह नरेंद्र मोदी ने आज अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि भाई जाके सबको एक बार खाली जंगल राज बोलिएगा ना तो कोई भूल नहीं सकता 100 साल तक। विपक्ष का गठबंधन नहीं है, लठबंधन है। इन्हें सिर्फ लठ चलाना और झगड़ा करना आता है, ये पीएम मोदी ने कहा। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री को, फिर आपको बताता हूं कि वहां राहुल तेजस्वी के बीच भी क्या लठबंधन चल रहा है क्या। जो लोग अपने आप को गठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता जिनको लठबंधन कहती है, वो सिर्फ लठ चलाना जानते हैं, झगड़ा करना जानते हैं और झगड़ते रहते हैं। देखा आपने, इन्हें बिहार के युवाओं की चिंता नहीं है। मैं मानता हूं बिहार की 2 पीढ़ी का भविष्य बर्बाद किया इन्होंने। उसमें से बिहार को बाहर लाने में बड़ी मेहनत पड़ रही है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। हमने 2014 के बाद से बहुत मेहनत की है। एनडीए ने जंगल राज के अंधेरे से निकालकर बिहार को विकास की नई रोशनी में लाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी ने इंडी वालों की सबसे कमजोर नस पकड़ी। इंडी वालों की मुसीबत यह है कि लालू यादव ने 25 साल पहले जो राज किया था वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ता। लोग आज भी जंगल राज को याद करते हैं तो सिहर जाते हैं बिहार में। इसलिए इंडी वाले बार बार कह रहे हैं कि ना इस बार आएंगे तो ऐसा नहीं होगा, पहले जो कभी हुआ था वो अब होगा ही नहीं। सुनिए तेजस्वी यादव कैसे कसमें खा रहे हैं भाई कि अब वो नहीं होने दूंगा।
करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और लॉ एंड ऑर्डर से कभी कोई भी अपराधी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तेजस्वी उसको बख्शने का काम नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। तेजस्वी यादव बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि बाप रे बाप, लॉ एंड ऑर्डर को एकदम 1 इंच इधर से उधर हिलने नहीं दूंगा। पब्लिक पूछ रही है सोशल मीडिया पे कि शहाबुद्दीन के बेटा को टिकट दे रहे हैं, अब बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करेंगे। इंडी वाले सोच रहे हैं कि जंगल राज को अब लोग भूल जाएं, लेकिन इंडी वाले कितनी ही कस्में खाते रहे, जंगल राज को भूलना लोगों के लिए आसान नहीं है और बीजेपी से भूलने नहीं दे रही। इसलिए पीएम मोदी कह रहे हैं कि 100 साल तक लोग जंगल राज नहीं भूलेंगे। इसके साथ लोग ये भी देख रहे हैं कि जंगल राज में क्या होता था और अब क्या होता है। आज ही ये बड़ी खबर आई कि बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दिल्ली में ठोक दिए गए। इनका सुबह सुबह इनकाउंटर हो गया और ये सब बिहार के कुख्यात बदमाश थे। बिहार में अपराध करके इनका गिरोह नेपाल भाग जाता था और फिर दिल्ली में आकर छुप जाता था। लगभग हर महीने ये कोई ना कोई बड़ा कांड करते थे, अपराध करते थे, लेकिन इस बार दिल्ली में इनका काम ही तमाम हो गया। ये कुख्यात बदमाश बिहार चुनाव के बीच कोई बड़ी आपराधिक वारदात की साजिश रच रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने इनकी गतिविधियों को इंटरसेप्ट कर लिया और यहां दिल्ली में इनको चारों को ढेर कर दिया। तो पब्लिक देखने रही है बॉस कि एक तरफ शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने वाली पार्टी है, दूसरी तरफ यहां बिहार का कोई बदमाश जो है वो दिल्ली में भी छुपा है तो उसको ढूंढ के मार दिया जा रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर कौन देख रहा है, नहीं देख रहा है, ये पब्लिक नहीं समझ रही है। इन बदमाशों के गिरोह का नाम था सिग्मा एंड कंपनी। इसी नाम से ये लोग गैंग चला रहे थे और बिहार में अपराध करते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में सिग्मा एंड कंपनी गैंग के 4 बड़े बदमाश जो हैं वो ढेर हो गए। इनमें रंजन पाठक जो गैंग का सरगना था, उस पर 50,000 रुपए का इनाम था। बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश साहनी, मनीष पाठक, ये तीनों सीतामढ़ी के रहने वाले थे। अमन ठाकुर दिल्ली का रहने वाला था। पिछले 6 साल से गैंग ने कई अपराध किए, कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में काम करते थे। कई बड़े हत्याकांड में यह गैंग शामिल रहा और हत्या के बाद उसकी जिम्मेदारी भी ले लेता था। यानी एक जंगल राज था जिसमें अपराधी बेखौफ घूमते थे, सत्ता का संरक्षण था। दूसरा आज का राज है जिसमें अपराध करने के बाद कोई बेखौफ नहीं घूम सकता, दिल्ली में छुपेगा वहां ठोक दिया जाता है। इसी नैरेटिव से बिहार में मोदी नीतीश को लालू तेजस्वी राहुल से बहुत बड़ी बढ़त मिल जाती है। इस नैरेटिव को काटना लालू तेजस्वी राहुल के लिए बहुत मुश्किल है। लालू तेजस्वी राहुल के लिए दूसरी बड़ी मुसीबत है इनका गठबंधन ना होकर लठबंधन का आरोप लगना, जिसमें एक दूसरे पर ही अंदर अंदर लाठियां चल जा रही हैं। राहुल गांधी के साथ बड़ा खेला बिहार में हो गया। तेजस्वी यादव राहुल गांधी को बाइक पे तो बैठा के घुमा दिए, लेकिन अब पोस्टर में भी राहुल गांधी को जगह देने को तैयार नहीं। चुनाव के पहले तक बिहार में कांग्रेस यह माहौल बना रही थी कि राहुल गांधी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेंगे। उस वक्त तेजस्वी यादव नंबर 2 बना दिए गए थे, लेकिन आज हालात ऐसे बदले, जज्बात ऐसे बदले कि महागठबंधन के पोस्टर में तेजस्वी यादव हैं, राहुल जी खाली, जगह खाली। ऐसा नहीं है कि पोस्टर छोटा था, राहुल जी की फोटो नहीं आ सकती थी। देखिए बगल में जगह है, लेकिन लगता है लास्ट मिनट में डिलीट मार दिए क्या। राहुल गांधी एकदम गायब हो गए और इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। जैसे महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका सीमित हो गई है, बिहार में कांग्रेस का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा। कांग्रेस को लेकर लालू यादव भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट बनने के लिए अड़े हुए थे, तेजस्वी के दबाव में कांग्रेस को सरेंडर करना पड़ा है। बीजेपी और जेडीयू भी महागठबंधन पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन में तो दरार पड़ चुकी भाई, राहुल गांधी को पोस्टर में जगह नहीं मिल रही है। जेडीयू कह रही है कि महागठबंधन का गणित तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। सुनिए एक बार कैसे ये महागठबंधन का छीछा लेदर हो रहा है फोटो को लेकर। देखिए महागठबंधन में महादरार है, वो खाना पूर्ति कर रहे हैं। वो शुरुआती दौर में जो लीड होती है वो एनडीए के पास है। एकदम स्पष्ट हो गया है कि महागठबंधन में जो फूट है उसको पाटने में पूरी तरह राहुल गांधी, तेजस्वी यादव फेल हुए हैं। कैसा ये महागठबंधन है। और आज के संवाददाता सम्मेलन में तस्वीर केवल आपकी, दीपांकर भट्टाचार्य कहाँ हैं, डी राजा कहाँ हैं, राहुल गांधी कहाँ हैं, माननीय सीपीएम के नेता कहाँ हैं। सवाल दरपेश यह है कि क्या 420 का आरोपी का ही फोटो रहेगा। उसके बावजूद अगर गठबंधन के घटक दल का जमीर नहीं जगता है, इसका मतलब जमीर का आपने सौदा कर लिया है।
सबसे बड़ा सवाल तो इसी को लेकर उठ रहा है कि राहुल गांधी सिर्फ पोस्टर से ही गायब नहीं है, राहुल गांधी पूरे प्रचार से गायब है। जब इलेक्शन की डेट भी नहीं अनाउंस हुई थी तब राहुल गांधी पूरा माहौल बना रहे थे, ये रोड शो, वो बाइक लेकर निकल गए, अब जो है वो गायब हो गए। लोग कह रहे हैं ये तो वही हाल हो गया कि जब एग्जाम का डेट नहीं आया था तो ना हम फलाना के पार्टी में नहीं जा सकते, हमको पढ़ना है, ना हम शादी में नहीं जा सकते, हमको पढ़ना है। और जब एग्जाम का डेट अनाउंस हो गया है तो स्टडी टेबल पे ही नहीं दिख रहे, क्लास में भी नहीं जा रहे, एग्जामिनेशन हॉल में भी जाएंगे कि नहीं पता नहीं, भरोसा नहीं। तो ऐसा पढ़ाई का क्या फायदा जी। बिहार में इंडी गठबंधन के अंदर सीएम फेज को लेकर बड़ा बवाल था। कांग्रेस मनी नहीं बना रही थी कि तेजस्वी यादव को सीएम फेज घोषित कर दें। ना सीएम फेज तय हो पा रहा था, ना सीट शेयरिंग हो पा रही थी, एक दूसरे के खिलाफ कई सीटों पर ताल ठोकी जा रही थी। इसके बीच राहुल गांधी सीन से गायब। जब पूरा मामला डिरेल होता दिख गया तो राजस्थान से अशोक गहलोत को बिहार भेजा गया। अशोक गहलोत ने पहले फ्रेंडली फाइट वाली सीटों को लेकर लालू से बात की, लालू से मीटिंग हुई, फिर सीएम फेज को लेकर बात हुई। इतनी मारामारी के बाद आज जाकर तेजस्वी यादव को आखिरकार सीएम फेज घोषित किया गया। अब कौन किया? अशोक गहलोत। बताइए, राहुल गांधी का ये जो ठुस्सी बम था एसआईआर वाला, उसके लिए बेचारे तेजस्वी जी साथे साथे बाइक लेके घूमे कि राहुल जी को अकेला महसूस ना हो। और जब तेजस्वी यादव का नाम घोषित करना था तो राहुल गांधी मंच पे ही नहीं थे। अशोक गहलोत आए, बोले कि हाँ इनको सीएम बना सकते हैं अगर जीत गए तो। देखिए क्या हुआ। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरेंगे। ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। कोई अशोक गहलोत से पूछे कि नौजवान का लंबा फ्यूचर होता है, पब्लिक उसमें कमिटमेंट दिखाती है, तो खुद राजस्थान में सीएम फेज का आए थे, वहां भी किसी नौजवान को प्रोजेक्ट कर देते। इनसे नौजवान तो सचिन पायलट हैं, वहां कुर्सी नहीं छोड़े, यहां करें कि नौजवान है इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं इनको। तेजस्वी को सीएम फेज बनाने की इनसाइड स्टोरी यह बताई जा रही है कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को अब तक सीएम फेज घोषित करने से इसलिए बच रही थी जिससे इंडी गठबंधन का वोट बैंक दूसरे समुदायों तक भी बढ़े। अभी तक इंडी गठबंधन का वोट बैंक MY समीकरण पर टिका है, जिसमें 14% यादव आबादी है और 18% के करीब मुस्लिम आबादी है। लेकिन MY समीकरण के सहारे ही इंडी गठबंधन का बेड़ा पार नहीं होगा। भाई दूसरे समुदाय का भी तो वोट लगेगा। विरोधियों के आरोप लग रहे हैं कि भाई शायद कांग्रेस और आरजेडी दोनों समझ गए कि इंडी का वोट बैंक और बढ़ने वाला है नहीं, इसलिए भलाई इसी में है कि तेजस्वी को सीएम फेज घोषित कर दिया जाए। कई लोगों को लगता है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेज बनाने का फैसला इंडी गठबंधन की अपनी मजबूरी है। उधर इंडी गठबंधन में मुकेश सहनी जैसे सहयोगी भी हैं जो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। सीटें कम मिली तो डिप्टी सीएम की दावेदारी कर दी और दावेदारी ले भी ली। सुनिए इंडी वालों ने जिन मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित किया है वो क्या कह रहे हैं, फिर ये बताऊंगा कि क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने एकदम ही सरेंडर कर दिया। क्या ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी डिप्टी सीएम का फेस ही अनाउंस हुए हैं, उसी में ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है जीत ही गए, जीत जाएगा उसके बाद ये सब बोलिएगा। लेकिन पब्लिक पूछ रही है कि सीएम फेस हो गए तेजस्वी, डिप्टी सीएम हो गए सहनी, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। देखिए मुकेश सहनी के पास मल्ला वोट है, लेकिन इस पर भी बवाल हो रहा है क्योंकि लोग ये बता रहे हैं कि इंडी वालों ने, भाई इन्होंने किया क्या, आप जरा इसको भी तो देखिए। लोग कह रहे हैं कि इससे काम कैसे चलेगा। भाई 14% यादव आबादी है बिहार में, बिहार के अंदर, ये आपको बिहार का डेटा बता रहा हूं। बिहार ठीक है,
उसको आपने कह दिया कि भाई जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो सीएम फेस उनको बनाया तेजस्वी यादव को कि भाई आप सीएम फेस हो जाइए। और 2.6% जो है वो मल्ला आबादी है, मल्लाहों की। इनको आपने कहा कि एक काम कीजिए, आप डिप्टी सीएम हो जाइए, अगर हम जीतेंगे तो आपको डिप्टी सीएम बना देंगे। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि जो 18% मुसलमान है उसको क्या मिला? मुस्लिम आबादी जो भर भर के कांग्रेस को, लालू यादव की पार्टी को वोट करती है, आपने यादव आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले को, तेजस्वी को सीएम फेस बना दिया। 2.6% वोट है मल्लाहों की, उनको डिप्टी सीएम बना दिया वीआईपी पार्टी को। और जो मुसलमान एकदम कमिटमेंट के साथ वोट करता है उसका कुछ नहीं। जबकि मुस्लिम एक तरफा इंडी वालों को वोट करता है। भाई यही वजह है कि ओवैसी जैसे नेता सवाल उठाते हैं कि क्या मुसलमानों को सिर्फ इन पार्टियों ने दरी बिछाने के लिए रखा है क्या? ओवैसी पूरे दमखम से बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि सबके अपने अपने नेता हैं। लेकिन 18-19% मुस्लिम आबादी का बिहार में नेता क्यों नहीं है? ओवैसी ने बिहार में 25 सीटों पर अपनी पार्टी के कैंडिडेट उतारे हैं। पिछली बार सीमांचल में ओवैसी 19 सीटों पर लड़े, 5 जीत गए थे। इस बार ओवैसी सीमांचल के बाहर भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। ओवैसी ने उत्तर और दक्षिण बिहार की भी कई सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं। बिहार में इंडी गठबंधन का कोर वोट बैंक मुस्लिम है और ओवैसी की नजर मुसलमानों के वोट पर ही टिकी है। तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बनाया गया, तो इस पर बिहार की पब्लिक क्या कह रही है यह भी आपको बताता हूं, देखिए एक बार। तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे। कैसे बनेंगे? कहने से बनते हैं। हम आपको कह देंगे फलना चीज हम आपको बना देंगे, आप बन जाइएगा। देखिए इससे तो फायदा होनी चाहिए। हाँ, बहुत खुशी की बात है कि ये जो है ना ये लोग मिल गए हैं। किसी का भी सरकार बने हो, वैसे भी ना किसी का नहीं बनने जा रहा है। मैम जब तक किसी को देखेंगे नहीं, कैसे ही अपने आप को मान लेंगे, सिद्ध कर देंगे कि जंगल राज फिर से रिटर्न हो जाए। तेजस्वी यादव को घोषित किया हो तो पहले ही से घोषित है ना, अब घोषित कर दिया ना भाई। अच्छा बात, इससे फायदा क्या? इस बार सरकार महागठबंधन का बन रहा है। अरे वो अपना ईमान बेच लिया तो उससे क्या फर्क पड़ने के? 5 गिया है तो 4 गिया है तो 40 लावेगा। सीएम फेस को लेकर इतने दिनों की मारामारी और भयंकर लफड़े के बीच तेजस्वी यादव खुद को किसी तरह से सीएम फेस तो घोषित करवा पाए। लेकिन जैसे ही तेजस्वी सीएम फेस बने, वो बीजेपी जेडीयू के सीएम फेस को लेकर सवाल उठाने लगे। जबकि सबको पता है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम फेस हैं। लेकिन तेजस्वी ने आज कह दिया कि एनडीए लगातार 20 साल से सत्ता में है, इन्होंने हमेशा सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया, इस बार नीतीश कुमार का नाम क्यों नहीं ले रहे? तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एनडीए में नीतीश कुमार के साथ अन्याय हो रहा है। चुनाव के बाद बीजेपी जेडीयू को खत्म कर देगी। एक भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, सीएम के चेहरे की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। बीजेपी वाले नीतीश कुमार को सीएम बनाने ही वाले नहीं है। सुनिए इंडी गठबंधन से तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत ने नीतीश कुमार को लेकर क्या बयान दिया है। आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेंगे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। अब तुम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या पता ही हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। यही बात लागू यहां हो रही है। इंडी गठबंधन बहुत दिनों से यह माहौल बना रहा है कि नीतीश कुमार का हाल वैसा ही होने वाला है जैसा महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे का किया था। एकनाथ शिंदे चुनाव से पहले सीएम थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी चुनाव जीती, शिंदे से सीएम की कुर्सी छीन ली और अपना नेता बैठा दिया। इसका जवाब भी एनडीए ने दिया। जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है, बिहार में कप्तानी बदलेगी नहीं, सीटें कम हो या ज्यादा, सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। और बीजेपी ने भी कह दिया कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी ही नहीं है, नीतीश कुमार ही बिहार में गठबंधन के नेता है।
सुन लीजिए एक बार कैसे जवाब दिया गया है एनडीए की तरफ से। नीतीश जी के साथ जो है जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। कोई वैकेंसी है क्या? कहिए, कोई वैकेंसी है क्या? वो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। यह बात तो सच है कि बिहार में 20 साल में कितने ही उलटफेर होते रहे, लेकिन सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठते रहते हैं। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार ने लालू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। लालू को 80 सीट आई, नीतीश कुमार को 71 आई, लेकिन सीएम नीतीश कुमार बने। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। बीजेपी को 74 सीट आई, नीतीश कुमार को 43 आई, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही बने। इसलिए एनडीए वालों का यह कहना कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे ही नहीं, इसे लोग मानेंगे ही नहीं। सच यह है कि नीतीश कुमार आज की डेट में अगर पलटी मार लें तो तेजस्वी खुद अपनी दावेदारी छोड़ देंगे। सच यह भी है कि बीजेपी और नीतीश कुमार को लेकर जो बातें इंडी वाले फैला रहे हैं, वो सब इंडी गठबंधन में जो मार मची है उसके डैमेज कंट्रोल के लिए नैरेटिव चल रहा है। बिहार में इंडी के बड़े बड़े वादों पर तो पीके यानी प्रशांत किशोर भी खिल्ली उड़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव जिस तरह से वादे पर वादे करते जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि सब घर में एक एक सरकारी नौकरी दे देंगे, कभी कह रहे हैं कि महिलाओं को 30,000 रुपए की पक्की नौकरी दे देंगे। इस पर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी कह रहे हैं कि हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, संविदा कर्मियों को परमानेंट कर देंगे, 2 साल तक ब्याज मुक्त लोन देंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि तेजस्वी कुछ नया नहीं बोल रहे हैं, बिहार को सोने की लंका बना देंगे, अब यही बोलना रह गया है। यानी तेजस्वी जो कुछ कह रहे हैं उस पर प्रशांत किशोर ने मौज ले ली। सुनिए एक बार प्रशांत किशोर। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? मेरे भाई, ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है, पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? आज थोड़े दिन में तेजस्वी यादव ये कहने वाले हैं कि बिहार को हम सोना का लंका बना देंगे। वही बाकी रह गया है, 3 करोड़ नौकरी दे देंगे, सबको परमानेंट कर देंगे। कोई ये नहीं बता रहा है कि 18 साल से जब आपका सरकार था, आपके माँ बाप सरकार थे, तो बिहार का क्या दुर्दशा किए थे वो बिहार के लोग भूले नहीं हैं। इधर ये सब आपस में ही फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी ने धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया। बीजेपी किस तरह से मेगा कैंपेन चला रही है देखिए एक बार। अमित शाह 3 दिन के लिए बिहार पहुंच चुके हैं, वहां पर ताबड़तोड़ 5 रैली करने वाले हैं। जेपी नड्डा बिहार में, उन्होंने औरंगाबाद और वैशाली में रैली कर भी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल समस्तीपुर और बेगूसराय से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। बीजेपी का कैंपेन पीएम मोदी के इर्द गिर्द घूमता है और घूम रहा है। और कल पीएम मोदी कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि कर्मभूमि जाएंगे। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है, उनका सम्मान नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न देकर किया था। भारत रत्न देने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि पर आ रहे हैं। पीएम मोदी समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव जाएंगे। यहां से पीएम मोदी अति पिछड़े समाज के लिए बड़ा संदेश देंगे। समस्तीपुर में ही पीएम मोदी अपनी पहली चुनावी रैली करने जा रहे हैं। समस्तीपुर की रैली से पीएम मोदी बिहार के मिथिलांचल को साधेंगे। मिथिलांचल में समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी की 30 सीटें आती हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए को इसमें से 22 सीटें और महागठबंधन को 8 सीट मिली थी, लेकिन समस्तीपुर जहां पीएम की रैली है, वहां की 10 सीटों में 5 सीट एनडीए को और 5 महागठबंधन को मिली थी। यानी जातीय समीकरण और राजनीतिक समीकरण दोनों को पीएम मोदी समस्तीपुर में अपनी पहली बिहार रैली के साथ साधने जा रहे हैं। लेकिन यहां तो सब साध लेंगे नरेंद्र मोदी। वहां एक आदमी जो है वो एकदम अलबलाए बैठा है, उसको साधना मुश्किल हो रहा है, और वो नाम है ट्रंप। पाठशाला में अगली क्लास, ट्रंप से फिर नहीं मिलेंगे मोदी। लास्ट मिनट आसियान समिट में प्रधानमंत्री मोदी के न जाने की असल वजह क्या है? रूस वाले तेल पर ट्रंप का झूठ फिर पकड़ाया, कांग्रेस उछलती रह गई, पीएम मोदी ने फिर बाजी मार ली है क्या? अब इसका चैप्टर। अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी समझते हैं, पीएम मोदी कम है। ट्रंप नरेंद्र मोदी को फोन पे फोन घुमा रहे थे, कभी जन्मदिन के बहाने, कभी दिवाली के बहाने, लेकिन ट्रंप ने जो सोचा था वो हुआ नहीं। पहले यह कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया में होने वाली आसियान समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। यह समिट 26 से 28 अक्टूबर को होने वाली थी। आसियान समिट के लिए ट्रंप भी मलेशिया आ रहे थे। ट्रंप सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी से आसियान में मुलाकात हो जाएगी, लेकिन ट्रंप की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, क्योंकि अब आसियान में ट्रंप तो होंगे, लेकिन मोदी वहां खुद मौजूद नहीं होंगे। यानी लास्ट मिनट पे नरेंद्र मोदी ने खेला कर दिया। नरेंद्र मोदी से मिलने का ट्रंप का इंतजार धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है।
पहले कनाडा में G7 समिट से लौटते वक्त ट्रंप ने पीएम मोदी से अमेरिका आकर मिलने की गुजारिश की थी। पीएम मोदी ने कहा नहीं, बहुत बिजी हूं, अभी नहीं आ पाऊंगा। फिर गाजा पीस समिट में ट्रंप ने पीएम मोदी को न्योता भेजा कि देखिए सब आ रहे हैं, आप भी आइए। ट्रंप का गेम प्लान पीएम मोदी समझ चुके थे कि ये आदमी कहीं भी अलाय बलाय बोलता है, और ये भारत है, पाकिस्तान तो है नहीं, और ये मोदी है, शहबाज शरीफ तो है नहीं कि ट्रंप बुलाएगा और एकदम कसीदे पढ़ने लगे। तो पीएम मोदी ने विदेश राज्य मंत्री को भेज दिया, खुद गए ही नहीं। अब ट्रंप उम्मीद लगाए बैठे थे कि आसियान समिट में उन्हें पीएम मोदी से मुलाकात का मौका मिलेगा, लेकिन यहां भी पीएम मोदी ने जाने का फैसला लास्ट मिनट पर टाल दिया। पीएम मोदी ने लास्ट मिनट में आसियान में जाने का फैसला क्यों टाला, कांग्रेस इस फैसले को लेकर क्यों उछल रही है, रूस वाले तेल पे ट्रंप का कौन सा नया झूठ पकड़ा गया कि कांग्रेस उछलती रह गई और पीएम मोदी ने बाजी मार ली क्या, ये सब आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले झलक देखिए। Spoke to Prime Minister Modi yesterday. They've been absolutely great. Modi is a great man. That he loves Trump now, and he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing. So. देखिए, ग्लोबल डिप्लोमेसी में आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान समिट के लिए मलेशिया नहीं जा रहे। मलेशिया में आसियान समिट के लिए नहीं जाने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जिस मुलाकात के कयास लगाए जा रहे थे, वो मुलाकात अब हो नहीं पाएगी। आसियान समिट में न जाने के बारे में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सबको बता दिया। इसके बारे में पीएम मोदी की मलेशिया के पीएम से फोन पर बात हुई, जिसके बाद पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करते हुए लिखा कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई, उन्हें आसियान समिट की अध्यक्षता करने के लिए बधाई दी और समिट की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। आसियान समिट में वर्चुअल तौर पर शामिल होने और आसियान भारत के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हो। यानी आज यह कंफर्म हो गया कि आसियान की मीटिंग में पीएम मोदी खुद फिजिकली न जाकर वर्चुअली, यानी कंप्यूटर के जरिए जो है वर्चुअल तरीके से वहां पर मौजूद रहे। पीएम मोदी से फोन पर बातचीत करने के बाद आसियान समिट की अध्यक्षता कर रहे मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने भी बयान जारी किया। उन्होंने पीएम मोदी को आसियान समिट के लिए मलेशिया नहीं पहुंचने की वजह भी बताई। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री से इस महीने के अंत में कुआलालंपुर में होने वाले 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के आयोजन पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत में चल रहे दीपावली के उत्सव की वजह से वो वर्चुअल तौर पर समिट में शामिल होंगे। आगे मलेशिया के पीएम ने लिखा कि वो पीएम मोदी के फैसले का सम्मान करते हैं और भारत के सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन जैसे ही बात कंफर्म हुई कि पीएम मोदी आसियान की मीटिंग के लिए मलेशिया अब नहीं जा रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस एकदम उछल पड़ी। कांग्रेस ने वही पॉलिटिक्स शुरू कर दी कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने पड़ना नहीं चाहते और इसलिए आसियान नहीं जा रहे। कांग्रेस ने कहा कि पिछले कई दिनों से अटकलें चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर सम्मेलन में जाएंगे नहीं जाएंगे। अब यह लगभग तय हो गया कि पीएम वहां नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि कई विश्व नेताओं से गले मिलने, फोटो खिंचवाने और खुद को विश्वगुरु बताने के कई मौके हाथ से निकल गए। पीएम मोदी ने वहां नहीं जाने की वजह साफ है, वे राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नहीं आना चाहते जो वहां मौजूद होंगे। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी इसी वजह से ठुकरा दिया था। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ में संदेश पोस्ट करना एक बात है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ आमने सामने होना जिसने 53 बार ऑपरेशन सिंदूर रोकने का दावा किया है, 5 बार यह कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा कर दिया है, यह दूसरी बात है। यह उनके लिए काफी जोखिम भरा है। प्रधानमंत्री शायद अब उस पुराने हिट बॉलीवुड गाने को याद कर रहे होंगे, बच के रहना रे बाबा बच के रहना। कांग्रेस का गजब हाल है। पिछले दिनों गाजा पीस समिट में जिस तरह से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पूरी तरह ट्रंप के सामने बिछे हुए थे, उसके बाद पूरी दुनिया समझ चुकी है कि पीएम मोदी बार बार ट्रंप को गच्चा क्यों दे रहे हैं। भाई, ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया में हर कोई उनकी तारीफ करे, हाँ में हाँ मिलाए, पूरी दुनिया में उनका डंका बजे। लेकिन यह नया भारत है, पीएम मोदी नए भारत के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में आसियान समिट से दूरी बनाने के पीछे पीएम मोदी के मास्टर प्लान को समझना जरूरी है। ग्लोबल डिप्लोमेसी के जानकार भी मान रहे हैं कि अगर पीएम मोदी आसियान समिट के लिए मलेशिया जाते तो ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हो सकती थी। और जिस तरह ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबल इमेज बनी हुई है, ट्रंप जिस तरह से बयान देते हैं, उससे भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और जोखिम पैदा हो सकता था। ऐसे में जानकारों का मानना है कि जब तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल ना हो जाए, तब तक ट्रंप के साथ सीधी बैठक से बचना ही बेहतर है,
क्योंकि ट्रेड डील पर दोनों पक्षों की तरफ से तय डेलीगेशंस के बीच ही आपसी बातचीत से सहमति बननी चाहिए। जबकि ट्रंप के हाल के फैसले ये दिखाते हैं कि वो किसी भी डील का क्रेडिट खुद लूटने के लिए सार्वजनिक मंच पर अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि जब से ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने, इस बात से परेशान है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा नहीं पा रहे। उस पर ट्रंप का मानना है कि रूस से तेल खरीदकर भारत उसकी आर्थिक तौर पर मदद कर रहा है। यानी क्लियर है बॉस, खाली ट्रंप के सामने न पड़ने की बात होती तो भाई पीएम मोदी शुरू में ही कह देते कि नहीं, हम तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह वो ये वेट करते रहे कि भाई ये अगर ट्रेड डील फाइनल हो जाती है तब तो चला जाए, और उसके बाद भाई बातचीत होगी, ट्रंप कुछ बोलेगा तो मुंह पे सुना देंगे। लेकिन जब ट्रेड डील अभी तक फाइनल नहीं हो पाई तो भाई ऐसे सनकी आदमी के साथ वहां जाएंगे, आप वो कुछ बोलेगा, आप बोलेंगे। और ये दो देश हैं बॉस, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी, उनका रोजगार, उनसे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आप तू में थोड़े ही करेंगे, और हम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान थोड़े ही हैं कि ट्रंप पीछे घूमेगा और हम ऐसे आंख मारेंगे, हाँ बॉस अभी लेटता हूं मैं आपके चरणों में। ये होना नहीं है। तो नरेंद्र मोदी को जब दिख गया कि भाई वहां अभी डील फाइनल नहीं हुई है तो क्यों इसमें जाना, जाओ तुम रहो अपना। ट्रंप माहौल तो खूब बना रहे थे कि नरेंद्र मोदी से फेस टू फेस मीटिंग का रास्ता क्लियर हो जाए, और इसके लिए अमेरिका से क्या क्या संकेत दिए जा रहे थे वो भी देखिए। भाई अमेरिका की तरफ से संकेत मिलने लगे थे कि भारत और अमेरिका के बीच जल्दी ही ट्रेड डील फाइनल होने वाली है। ट्रंप प्रशासन के सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया जाने लगा कि भारत पर लगने वाला टैरिफ 50% से घटकर 15% हो सकता है। दरअसल रूस से तेल खरीदने का हवाला देकर ट्रंप ने अगस्त में भारत पर लगने वाला टैरिफ 50% कर दिया था बढ़ाकर। लेकिन अब ट्रंप पीएम मोदी से बातचीत का हवाला देकर खुद एक तरफा दावा कर रहे थे कि पीएम मोदी ने भरोसा दे दिया है कि अब रूस से तेल खरीदेंगे ही नहीं। सुनिए रूस से भारत के तेल खरीदने पर ट्रंप ने आसियान समिट से ठीक पहले क्या बयान दिया था, और अब खुद ट्रंप कैसे खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, कैसे उनका झूठ पकड़ा गया है, वो भी दिखाऊंगा। Talking to him about it. I think it's a little bit of a different talk. India, as you know, has told me they are stop. You know, it's a process. You can't just stop it. But by the end of the year, they'll be down to almost nothing. That's a big thing. That was almost 40% of the oil. India, they've been great. Spoke to Prime Minister Modi yesterday. They've been absolutely great. China's a little bit different. You know, they're a little bit different relationship they have with Russia. It was never good, but because of Biden and Obama, they got forced together. They should never have been forced. डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिक्कत यही है, एक तो हर बात का क्रेडिट लेने की आदत है, दूसरी बात गलत दावे ठोक देते हैं। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, यह हम आपको लगातार आंकड़ों के साथ बता रहे हैं, लेकिन ट्रंप ये बात कहते रहते हैं। उधर कांग्रेस इसी में उछल जाती है कि अरे बाप रे, ट्रंप ने कह दिया तो इससे बड़ा ब्रह्म वाक्य क्या हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप खुद कितने अनप्रेडिक्टेबल हैं, इसे इस तरह से समझिए कि ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने के लिए पहले तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, पुतिन की खूब तारीफ की है। मुलाकात के बाद फोन पर पुतिन के साथ ट्रंप की लंबी बातचीत भी हुई। दोनों नेताओं के बीच एक बार फिर बुडापेस्ट में मुलाकात होना भी तय हो चुका था, लेकिन यह मुलाकात भी अचानक रद्द हो गई और ट्रंप ने कह दिया कि वो पुतिन के साथ मुलाकात में समय बर्बाद नहीं करना चाहते। दरअसल सूत्रों का दावा है कि इस मुलाकात के लिए ट्रंप ने पुतिन के सामने रूस के साथ पुतिन के सामने यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने की शर्त रख दी थी, जिसे पुतिन ने सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप इतने भड़क गए कि उन्होंने सिर्फ पुतिन के साथ मुलाकात ही नहीं कर दी, बल्कि रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकाइल पर बैन लगा दिया। रूस की ये दोनों तेल कंपनियां हर दिन 31 लाख बैरल तेल का एक्सपोर्ट करती हैं और अकेले रोजनेफ्ट कंपनी ग्लोबल तेल प्रोडक्शन का 6% और रूस के कुल तेल उत्पादन का करीब आधा हिस्सा एक्सपोर्ट करती है। खास बात यह है कि भारत रूस की इन दोनों तेल कंपनियों से तेल खरीदता है। अब इस बात को समझिए, भाई ट्रंप ने क्या कहा कि मोदी ने कह दिया है मुझे फोन पे कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, यही ना कर रहे हैं, इसी पे ना कांग्रेस कर रही है कि हो गया, नरेंद्र सरेंडर हो गया। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया होता, जिस तरह के ट्रंप दावे कर रहे हैं और कांग्रेस उछल रही है, इतनी पॉलिटिक्स हो रही है, तो अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो ट्रंप ने रूस की तेल कंपनी पर प्रतिबंध क्यों लगाया बॉस? भाई जब तेल ही नहीं खरीद रहा है भारत, आप कह रहे हो, तो वो तेल कंपनियां तो अपने नुकसान में जाएंगी, रूस को वैसे ही पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया तो उस पर सैंक्शन क्यों लगाए? और सैंक्शन लगा रहे हो इसका मतलब भारत ने बंद नहीं किया है। सीधा मतलब यह है कि भारत रूस से अब भी तेल खरीद रहा है और ट्रंप लाख प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन भारत को झुका नहीं पा रहे।
इसलिए अब ट्रंप को रूसी तेल कंपनियों को टारगेट करना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी तो सुने नहीं, माने नहीं। तो एक काम करते, तेल कंपनी पे ही सैंक्शन लगा दो। जहां तक रूस से तेल खरीदने की बात है तो भारत ने क्लियर कट कहा है कि देश हित ऊपर है, जब तक फायदा होगा खरीदेंगे, नहीं होगा जिस दिन फायदा उस दिन बंद कर देंगे। सूत्रों के मुताबिक भारत की सरकारी तेल कंपनियां रूस की तेल कंपनियों पर बैन के बाद हालात की समीक्षा कर रही हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले देश के लोगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल भारतीय तेल कंपनियों के तेल खरीद पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत की सरकारी तेल कंपनियां सीधे रूस की तेल कंपनियों से तेल नहीं खरीदती, बल्कि यूरोप की उन मध्यस्थ कंपनियों के जरिए तेल खरीदती हैं जो अमेरिका के नए प्रतिबंधों के दायरे से बाहर है। और हमने आपको सूत्रों के हवाले से पिछले हफ्ते ही खबर, या उसके पहले भी शायद बताया था कि भारतीय तेल कंपनियों को कोई ऐसा संदेश या ऑर्डर सरकार की तरफ से नहीं है कि काम करो, तेल खरीदना कम करो। उनको एक ही संदेश है कि भाई आपका देश का हित होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि भाई पहले रूस से तेल खरीदने में जितना फायदा हो रहा था अब उतना नहीं हो रहा है, तो आगे देखिए भविष्य में क्या होगा फायदा अगर उतना नहीं होगा तो। लेकिन रूस की तेल कंपनियों पर भी ट्रंप का बैन 21 नवंबर से लागू होना है, इसलिए फिलहाल भारत की सरकारी तेल कंपनियां 21 नवंबर के बाद आने वाले शिपमेंट्स को ही रिव्यू कर रही हैं और तेल सप्लाई पर कोई असर न पड़े इसके लिए पहले ही मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में नए विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए। लेकिन इतना तो क्लियर हो गया कि भारत नहीं रुका तो तेल कंपनी पे सैंक्शन लगाना पड़ा ट्रंप को। ट्रंप ने सोचा होगा कि रूस की तेल कंपनियों पर बैन लगाने से मोदी पुतिन बैकफुट पर आ जाएंगे और उनकी बातें मान लेंगे, लेकिन ये ट्रंप भूल गए कि अमेरिका ही नहीं पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंधों के बाद भी पुतिन पिछले 3 सालों से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी किए और इस बार भी ट्रंप के नए प्रतिबंधों का पुतिन ने अपने अंदाज में जवाब दिया है। एक तरफ तो रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए, दूसरी तरफ पुतिन ने अपने न्यूक्लियर पावर का दम दिखाया। पुतिन की निगरानी में रूस ने जबरदस्त न्यूक्लियर ड्रिल की, जिसमें जमीन, आसमान और हवा में न्यूक्लियर अटैक की क्षमता को परखा गया। न्यूक्लियर ड्रिल के दौरान रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और घातक क्रूज मिसाइलें टारगेट की तरफ उड़ान भरती नजर आईं। रूस ने दावा किया कि ड्रिल के दौरान उनकी सेना ने सभी टारगेट्स पूरे कर लिए। तो यानी यहां पर ट्रंप का मामला कमजोर दिखा। ट्रंप जो तैयारी सो करें तो करें, लेकिन मुनीर, मसूद अजहर, हाफिज सईद क्या तैयारी कर रहे हैं जरा वो देखिए। 150 रुपए की फीस, रोज 40 मिनट ऑनलाइन क्लास। मुनीर और मसूद अजहर महिला आतंकियों की ब्रिगेड ऐसे बना रहे हैं क्या? हाफिज सईद का पैगाम तैयार, मुनीर सैफुल्लाह मिलकर फिर क्या बड़ा प्लान कर रहे हैं भारत के खिलाफ, अब इसका चैप्टर। ऑपरेशन सिंदूर में हुई कुटाई के बाद पाकिस्तान के आतंकी लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश तो कर रहे हैं। इंडियन आर्मी की पिटाई के बाद पाकिस्तान एक बार फिर आतंकियों की गोद में जा बैठा है। पाकिस्तान में जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं। पाकिस्तान की सभी आतंकी जमातों को जिंदा करने के लिए लाहौर में रैली होने जा रही है। इस रैली का पोस्टर बॉय बना है पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी। ये देखिए पोस्टर चिपकाए गए। आतंकी मसूद अजहर भी एक्टिव हो गया है, जिसका आतंकी ठिकाना ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो गया था। इस बार मसूद अजहर ने महिला आतंकियों की फौज खड़ी की है और इसके लिए बाकायदा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। आप देखिए, पाकिस्तान में आतंकी लेडी ब्रिगेड तैयार हो रही है और महिलाओं को आतंकी क्लासेस दी जा रही हैं। महिला आतंकियों की भर्ती के लिए कोर्स शुरू किया गया है। आतंकी संगठन टीटीपी मुनीर को चैलेंज भी कर रहा है। टीटीपी पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर चुका है। पाकिस्तान के आतंकियों की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले जो पाकिस्तान कर रहा है प्लानिंग, उसकी एक झलक देखिए। मसूद अजहर किस तरह से महिलाओं को आतंकी बनाने की ऑनलाइन कोर्स चला रहा है वो आपको अब पहले बताता हूं। महिला आतंकी तैयार करने के लिए शुरू किए गए कोर्स का नाम तुफ्त अल मुमिनात रखा गया है। कोर्स के जरिए महिलाओं को आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाएगा। आईएसआईएस और बोको हराम की तर्ज पर जमात अल मुमिनात नाम का आतंकी विंग तैयार किया जा रहा है और फिर इनका इस्तेमाल महिला आत्मघाती हमलावर के तौर पर किया जाएगा। जैश की महिला ब्रिगेड से जमात उल मुमिनात के लिए फंड भी जुटाया जाएगा। जिहादी ट्रेनिंग के लिए रोज 40 मिनट की ऑनलाइन क्लास होगी, जिसके लिए महिलाओं से 150 भारतीय रुपए वसूले जाएंगे। बताइए, फीस लेकर बॉम्बर बनाएंगे। पाकिस्तान में आतंक का ऑनलाइन लाइव लेक्चर 8 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिनमें आतंकियों की पत्नियों और गरीब महिलाओं को भर्ती किया जा रहा है। ये महिलाएं बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद और कोटली जैसे इलाकों में मदरसों में पढ़ती हैं। महिला आतंकियों को ट्रेनिंग का जिम्मा मसूद अजहर की 2 बहनों को दिया गया। सादिया अजहर और समैरा अजहर महिला आतंकी तैयार करने का काम करेंगे। इनके नाम में हटा देना चाहिए, जहर ही जहर है, अजहर की क्या जरूरत है। सादिया अजहर वही है जिसका पति आतंकी यूसुफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया। तो महिलाओं को तैयार करना है तो ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, नाटक देख रहे हैं और उसमें 150 रुपया फीस भी ले रहे हैं।
एक तरफ मसूद अजहर ने महिला आतंकियों को ट्रेनिंग का प्लान तैयार कर लिया है, दूसरी तरफ हाफिज सईद भी अंडरग्राउंड आतंकियों को दोबारा एक्टिव कर रहा है। लश्कर तैयबा ने पाकिस्तान में बड़ी रैली प्लान की है। रैली के लिए पोस्टर छपवाए गए हैं जिसमें पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड आतंकी सैफुल्लाह कसूरी की फोटो लगाई गई है। लश्कर की यह रैली 2 नवंबर को लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में होगी। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद इस रैली की तैयारी में जुटा हुआ है। यह रैली लश्कर के पॉलिटिकल विंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के बैनर तले बुलाई गई। रैली के जरिए लश्कर को नए सिरे से खड़ा करने की पाकिस्तान आर्मी की प्लानिंग है। इस रैली में लश्कर के टॉप आतंकी जो इंडिया से मोस्ट वांटेड हैं वो शामिल होंगे। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, रावलपिंडी तक प्रचार चल रहा है भाई। सूत्रों के मुताबिक रैली में हाफिज सईद तो नहीं आ पाएगा, लेकिन उसका संदेश पढ़ा जाएगा। उसको डर भी होगा कि कहीं कोई अज्ञात हमलावर ठोक ना दे। भारतीय खुफिया एजेंसियां भी लाहौर में होने वाली इस रैली पर नजर रखे हुए हैं। लाहौर में खुलेआम होने वाले आतंकियों के जमावड़े पर आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो के जरिए आतंकियों को बुलावा भेजा जा रहा है। आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुर्खियों में आया था। यह वही आतंकी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के नमाज जनाजा की अगुवाई की थी। देखिए, पाकिस्तान के जनरल्स के आगे रऊफ ने ही आतंकियों का नमाज जनाजा पढ़ा था। वही आतंकी अब लाहौर में खुलेआम रैली करने वाला है। आतंकियों की रैली के लिए हाफिज सईद महिलाओं का भी ब्रेन वॉश कर रहा है। आपको सुनवाता हूं कि लश्कर का टॉप कमांडर कैसे महिलाओं को भड़का रहा है। पीएम मोदी का नाम लेकर बदला लेने की कस्में दिलाई जा रही। जैश के नक्शे कदम पर ही लश्कर ने भी अपनी महिला आतंकियों की भर्ती का प्लान तैयार किया है और इसके लिए जगह जगह मीटिंग्स होती हैं जहां सिर्फ महिलाएं होती हैं। लाहौर में हुई लश्कर की PMML विंग की ऐसी ही एक मीटिंग में क्या हो रहा है, यानी पाकिस्तान में मुनीर से लेकर आतंकियों तक की हालत इतनी खराब है कि अब वो महिलाओं को आगे करके, उन्हें आतंकी बना के, उन्हें जिहादी बना के, उन्हें फट जाने वाला बॉम्ब बना के भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। यानी शहबाज और मुनीर अब आतंकियों के सहारे भारत के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि खुद मुनीर और शहबाज अपने ही घर में गिरे हुए हैं। मुनीर को तहरीके तालिबान के आतंकी खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मुनीर को चुनौती दे रहे हैं, अगर मर्द हो तो हमारा सामना करके दिखाओ। सुनिए कैसी कैसी धमकियां मुनीर को दी जा रही। टीटीपी कमांडर ने यह चुनौती अफगानिस्तान और पाकिस्तानी सेना के बीच जोरदार लड़ाई के बाद जारी की है। टीटीपी जिस कोहाट इलाके में मुनीर को आने की चुनौती दे रहा है उसके बारे में भी आपको बताता हूं। कोहाट इलाका पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आता है, जो टीटीपी का गढ़ है और अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। इस इलाके में टीटीपी आतंकियों का दबदबा है और पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान होता है। असल में जिस टीटीपी को लेकर डुरंड लाइन हफ्ते भर तक सुलगती रही, जिसकी वजह से कई कायर पाकिस्तानी कब्रिस्तान पहुंच गए, उसी टीटीपी ने अब रावलपिंडी के कहानी खत्म करने का ऐलान किया है। और टीटीपी सिर्फ धमकी नहीं दे रहा है, बल्कि पाकिस्तान की सेना की बैंड भी बज रही है। टीटीपी ने 8 अक्टूबर के खैबर पख्तूनख्वा के हमले का वीडियो फुटेज जारी किया है। टीटीपी का दावा है कि हमले में 22 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी सेना के हथियार छीन लिए गए थे। हालांकि पाकिस्तान की सेना ने सिर्फ 11 सैनिकों के मारे जाने की बात मानी थी। टीटीपी के एक के बाद एक वीडियो आ रहे हैं। मुनीर और शहबाज की पोल खुलती जा रही है। टीटीपी ने पेशावर के पास एक वीडियो जारी किया है जहां सड़क पर टीटीपी के आतंकी दिखाई दे रहे हैं। यानी जहां पाकिस्तान की सेना को होना चाहिए वहां टीटीपी के आतंकियों ने चौकियां बना ली हैं। टीटीपी पाकिस्तान में घुस के मुनीर को चुनौती दे रहा है भाई। तो पाकिस्तान को ठोकने के लिए तो उसके अंदर ही लोग बैठे हैं, लेकिन जब भारत ठोकने पे आएगा तो क्या करेगा और कैसे करेगा, अब उसका चैप्टर देखिए। मोदी की नॉन स्टॉप तैयारी, आतंकियों को ठोकने के लिए प्रेशर कुकर से भी हल्का कौन सा हथियार लिया है। बॉर्डर पार डीप स्ट्राइक की तैयारी, 10,000 ड्रोन से वो हमला होगा कि पाकिस्तान चीन दोनों देखते रह जाएंगे क्या, अब इसका चैप्टर। भाई पाकिस्तान अपने आतंकियों की नई फौज तैयार कर रहा है, मोदी बैठे हुए थोड़े ही हैं। मोदी भी ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसे देखकर पाकिस्तान के आतंकियों के होश उड़ेंगे। अभी की बात तो छोड़ दीजिए, भारतीय सेना के लिए ऐसे ऐसे फ्यूचर वेपन्स पर काम हो रहा है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आज आपको बताऊंगा कैसे भारतीय सेना के लिए 1,66,000 करोड़ के मॉडर्न हथियार तैयार हो रहे हैं, कैसे भारत के दुश्मनों को 2 मोर्चों पर किलर जेट्स घेरेंगे। रॉकेट वॉरियर पिनाका का नया अवतार बताएंगे आपको, और यह भी दिखाएंगे कि भैरव बटालियन से बॉर्डर पार कैसे डीप स्ट्राइक से वॉर होगा और आर्मी की स्वदेशी न्यू वॉर मशीन कैसे प्रेशर कुकर से भी हल्की कार्बाइन दुश्मन पर कहर डालेगी, कैसे चीन की PL-15 मिसाइल का पुर्जा खुल जाएगा और कैसे भारत रूस के न्यू एयर डिफेंस प्लान से चीन और पाकिस्तान परेशान है। आज आपको सब दिखाऊंगा।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार बहुत तेजी से आर्म्ड फोर्सेस से के ट्रांसफॉर्मेशन में लगी। एक्सटेंडेड रेंज वाला पिनाका कितना महाविनाशक हो चुका है। भैरव बटालियन से दुश्मनों के खेमे में क्यों तनाव है, वो कौन सी नई गन है जो तबाही मचाने के लिए आ रही है, सब आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले मॉडर्न और फ्यूचर वॉरफेयर के हथियारों का एक ट्रेलर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेनाओं को खुली छूट ऐसे ही नहीं देते, बल्कि सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन पर भी लगातार काम करते हैं। एक के बाद एक डिफेंस डील हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की बैठक में जल्दी ही कई बड़े रक्षा सौदों को मंजूरी मिल सकती है, जिससे सेना का ब्रह्मास्त्र यानी गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम और भी महाविनाशक अवतार में बदलने जा रहा है। 1000 गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम से लैस होगी आर्टिलरी। खरीद को जल्दी ही मंजूरी मिलने वाली है। पिनाका दूर से ही दुश्मन के बंकर, कमांड पोस्ट, आर्म डिपो ध्वस्त करने की क्षमता उसकी कई गुना बढ़ जाएगी। पिनाका से 72 रॉकेट सिर्फ 44 सेकंड में लॉन्च किए जा सकते हैं। डीआरडीओ 120 किलोमीटर से 300 किलोमीटर रेंज के पिनाका रॉकेट सिस्टम पर भी काम शुरू करने जा रहा है। यह सिस्टम भी अगले 3 से 5 साल के भीतर सेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। पिनाका के लेटेस्ट वेरिएंट पिनाका MK2ER की रेंज 90 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। इसके अलावा अमेरिकी एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन के साथ 12 लॉन्चर और 104 मिसाइल भी खरीदी जाएंगी। भारत के सामने हमेशा 2 फ्रंट वॉर की चुनौती रहती है, यानी एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना। लेकिन दोनों मोर्चों पर दुश्मन को घेरने के लिए वॉर प्लान तैयार है और इसके लिए 1,66,000 करोड़ रुपए के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील भी होने वाली है। इस डील में 114 नए मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे। राफेल, F-21, सुखोई समेत कई मल्टी रोल फाइटर जेट्स दौड़ में। डिफेंस एक्सपर्ट इसे इंडियन एयरफोर्स की 2 फ्रंट वॉर से निपटने की तैयारी के तौर पर देख रहे हैं। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की लिस्ट में 7 प्रमुख कंटेंडर्स हैं। खास बात यह भी है कि इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह मेक इन इंडिया मिशन से जोड़ा गया है। डील में फाइनल जेट्स भारत में ही बनेंगे और यह भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर डील साबित होगी। MiG-21 विमानों के रिटायरमेंट के बाद एयरफोर्स में स्क्वाड्रन की संख्या घट गई थी। एयरफोर्स ने 42 स्क्वाड्रन की जरूरत बताई है और ऐसे में डील को उस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। किलर जेट्स की एंट्री के साथ ही एयर डिफेंस के मोर्चे पर वॉर मोड में भी तैयारी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी और चाइनीज मिसाइलों को S-400 सिस्टम और आकाश तीर ने हवा में उड़ा दिया था। अब भारत इसी गेम चेंजर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस से 10,000 करोड़ रुपए की मिसाइलें खरीदने जा रहा है। नए S-400 पर दिसंबर में डील हो सकती है। ऐसे में 5 सिस्टम्स की डील पहले हो गई थी, जिनमें से 3 भारत को ऑलरेडी मिल चुके हैं। चौथे स्क्वाड्रन की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रुकी है। जो नई डील हो रही है वो इसके अलावा होगी। दिसंबर में पुतिन के भारत दौरे के दौरान इस पर फाइनल मुहर लग सकती है। भारत S-500 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर भी विचार कर रहा है। S-400 और S-500 दोनों ही मॉडर्न मिसाइल सिस्टम है और उनका इस्तेमाल एयर डिफेंस और दुश्मन के हवाई हमलों से बचने के लिए किया जाता है। S-400 डिफेंस सिस्टम जो है क्या है उसके बारे में हम आपको विस्तार से कई बार बता चुके हैं। यह हवा में कई तरह के खतरों से बचाव के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है और दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। हाल ही में एयर चीफ मार्शल AK सिंह ने इसी S-400 को गेम चेंजर भी बताया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान से चीन की PL-15 मिसाइल को भारत में दागा था, लेकिन यह मिसाइल धराशायी हो गई और पंजाब के होशियारपुर में एक खेत में मिली। अब DRDO ने इसका पुर्जा खोलकर पूरी मिसाइल का विश्लेषण कर दिया। DRDO अब अस्त्र मार्क 2 मिसाइल में चीन की PL-15 मिसाइल की खूबियों को शामिल कर रहा है और मारो इधर गिरा भी दिए और पढ़ भी लिए। चीन की जो मिसाइल मिली है वो भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि खबरों के मुताबिक इसमें एक लघु सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार शामिल है जो मैक 5 से भी ज्यादा गति बनाए रखने में सक्षम है। अत्याधुनिक एंटी जैमिंग क्षमताएं भी उसमें शामिल हैं। ऐसे में PL-15 का पुर्जा खोलकर उसकी अहम जानकारी पता कर लेना भारत के लिए बड़ी जीत है। इसे फ्यूचर वॉर में भारत, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इससे चीन की मिसाइल की कमियों के बारे में पता चला, जिस पर काम करके इनका एक तरह का एंटीडोट बनाया जा सकता है। भारत अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की रेंज को भी बढ़ाने जा रहा है। वायुसेना इस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा करने जा रही है। पहले इसकी रेंज 160 किलोमीटर बताई गई थी। उसमें उन्नत गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। भविष्य की चुनौतियों के लिए सेना के हर जवान को फ्यूचर सोल्जर बनाने की भी तैयारी है। सेना बॉर्डर पार ऑपरेशंस के लिए 25 भैरव बटालियन भी तैयार कर रही है। ये बटालियन लीन, लीथल और हाईली मोबाइल होंगी। ये बटालियंस बहुत ज्यादा तनाव वाले युद्ध क्षेत्र में भी जल्दी हमला कर सकेंगी। ये दस्ता दुश्मन के अहम सामरिक ठिकानों पर डीप स्ट्राइक करेगा। फिलहाल 5 भैरव बटालियन तैनात हैं।
4 और तैनाती के चरण में है। बाकी बटालियन 6 महीने में तैयार हो जाएंगी। हर बटालियन में 250 एलीट कमांडो जो घातक हमले करने में माहिर होंगे। 382 ड्रोन स्पेशलिस्ट प्लाटून बनाए जा रहे हैं जिनका नाम अग्नि होगा। ये सर्विलांस में काम आएंगे। भैरव बटालियन आकार में छोटी है लेकिन ज्यादा घातक बटालियन साबित होगी। भैरव बटालियन पैरा कमांडो से अलग है क्योंकि बॉर्डर पर मुख्य रूप से तत्काल और छोटे पैमाने पर ज्यादा घातक ऑपरेशन करने पर केंद्रित होगी। ये घातक हथियारों से लैस होंगी और हाई इंटेंसिटी से लैस होकर ऑपरेशन करने में माहिर होंगी। भारतीय सेना युद्ध के मैदान में अपने ब्रह्मास्त्रों के साथ ड्रोन से भी डोमिनेशन की तैयारी में है। भारतीय सेना जल्दी ही हर बटालियन में 8000 से लेकर 10,000 ड्रोन तैनात करने जा रही है। यानी अब ड्रोन की डेडिकेटेड प्लेटून होगी। सेना हर कोर में 8000 से 10,000 ड्रोन तैनात करने का प्लान बना रही है। यह संख्या दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन डिप्लॉयमेंट में से एक होगी। यह ड्रोन क्रांति चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर स्ट्रैटेजिक एज देगी। ट्रेडिशनल बटालियन को रिस्ट्रक्चर कर ड्रोन वॉरफेयर विंग जोड़ा जाएगा। 70 सैनिक ड्रोन ऑपरेटर्स और मेंटेनर्स बनेंगे। रेकी स्ट्राइक और सप्लाई के लिए इन्हें यूज किया जाएगा। यानी सर्विलांस ड्रोन दुश्मन की जासूसी करेंगे और उनसे मिले रियल टाइम डेटा से कामिकाज ड्रोन टारगेट पर सटीक अटैक करेंगे और दवाई पहुंचाना, हथियार पहुंचाना, उसमें भी ये काम आएंगे। तो इस तरह के हथियार जो है ना, वो भारत लगातार अपने बेड़े में शामिल करता जा रहा है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.